आपसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता था कि ये सफ़र एमआईएम, पीस पार्टी और फिर दोबारा से एमआईएम, क्या वजह रही इसकी? नहीं, मैंने अपनी राजनीति की शुरुआत एमआईएम से की, बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ। और फिर से एक बार मैं ओवैसी साहब के साथ काम करने का मुझे मौका मिला। मैं शुक्रगुज़ार हूँ बैरिस्टर साहब का। और मैंने ये चीज़ महसूस की है कि इस दमनकारी, जन विरोधी, न्याय विरोधी, महिला विरोधी, मुस्लिम विरोधी, अहंकारी सरकार के विरुद्ध अगर कोई हिमालय पर्वत की तरह दृढ़ता से खड़ा है और संवैधानिक संघर्ष कर रहा है भारत के वंचित, शोषित और पीड़ितों को न्याय दिलाने का, उस शख्सियत का नाम इस समय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। और मुझे ये महसूस हुआ कि ये इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम उस दृढ़ता से संघर्ष करने वाली शख्सियत बैरिस्टर ओवैसी साहब के साथ उत्तर प्रदेश में शौकत साहब के नेतृत्व में फिर से काम करें। और हमें ये महसूस होता है कि जिन दलों पर विश्वास किया कि ये दल राजनीतिक व सामाजिक रूप से पिछड़ों को, वंचितों को, शोषितों को, मुसलमानों को अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे, वो नाकाम साबित हुए। तो इसलिए हमने दोबारा से चीज़ें शुरू की हैं। और मुझे विश्वास है कि जो एक उम्मीद की किरण नज़र आती है इस सरकार में, जहां बड़े बड़े राजनीतिक लोग या तो बैकफुट पर चले गए, या उन्होंने संघर्ष करना छोड़ दिया, या वो सत्ता के सामने झुक गए। अगर कोई हिमालय पर्वत की तरह दृढ़ता से संघर्ष कर रहा है तो उस व्यक्तित्व का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इस वजह से आप जुड़े उनसे? निश्चित, क्योंकि आज हमें संविधान की रक्षा बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। बात सब करते हैं, लेकिन संविधान की रक्षा के लिए संवैधानिक संघर्ष भी करना पड़ेगा। इस जन विरोधी सरकार के सामने तथ्य भी रखने पड़ेंगे। इस जन विरोधी, न्याय विरोधी सरकार को आगाह भी करना होगा, चेताना भी होगा। जो भी संवैधानिक रास्ते हैं, उपलब्ध हैं, उन सबको अपनाना पड़ेगा। और हमें लगता है कि कोई भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के अलावा विपक्ष की आवाज़ नहीं बन रहा। अगर विपक्ष की कोई असली आवाज़ है भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो खड़ी है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। चौहान साहब, आपके वकील साहब तो वैसे हाथ आते नहीं हैं बात करने के लिए, लेकिन आपके माध्यम से हो सकता है उन तक हमारी बात पहुंच जाए। एक सवाल भी है आपके माध्यम से उनसे, और पत्रकार हालांकि मशवरा देता नहीं है, लेकिन एक मशवरा भी है। पहला सवाल तो यह है कि जब जब असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़े होते हैं, आपको वो सवाल सुनते होंगे, कट जाती हैं वोटें, तो क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप बजाय मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में खड़े होने के, आप कोई पंडित, कोई बनिया, कोई ठाकुर कैंडिडेट मजबूत लाएं और वहाँ जो अक़लियत के मुसलमान हैं 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, उनका नेतृत्व करें, उन्हें जोड़ें और फिर प्रतिनिधित्व उन्हें दें और पार्टी की बागडोर आपके हाथ में हो। इससे शायद वो इल्ज़ाम जो बार बार आप पे लगता है, दिल्ली में भी एक सीट हरवाया है आप, तो बार बार वो इल्ज़ाम से बच जाएंगे। क्या वकील साहब की ये बात समझ में आएगी? या फिर बिहार में जैसे वो चले गए थे उसी पसमानदा इलाकों में, यहाँ पर भी वो जाफराबाद और जो कौन सा था वो मुस्तफ़ाबाद, सब उस जगह चले जाते थे, ये उन जगहों पे क्यों नहीं जाते? अयोध्या कब लड़ेंगे आप वहीं का एक लोकल कैंडिडेट लेके? नहीं, देखिए, हर राजनीतिक दल की एक पॉलिसी होती है। और ऐसा नहीं है कि एमआईएम में सिर्फ मुसलमान हैं। हमारे प्रत्याशी कई जगहों पर नॉन मुस्लिम होते हैं। और मैं आपको बताऊं, उत्तर प्रदेश का पहला प्रत्याशी जो था उसका नाम प्रदीप कोरी था, जो हमने चुनाव लड़ाया था उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन। तो एमआईएम धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करती है, लेकिन हर राजनीतिक दल की अपनी पॉलिसी होती है जिसके तहत वो चुनाव लड़ती है। अफसोस ये होता है कि जो लोग हमको बीजेपी का एजेंट बोलते हैं, वोट काटने वाला बोलते हैं, वो खुद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। कितने लोगों के मैं नाम गिना सकता हूं जो आज दिन में बोला कि एमआईएम बीजेपी की भी टीम है, शाम में वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। आप बताइए, क्या समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में आप बीजेपी की बी टीम कहेंगे? नहीं कहा जाता। क्या आम आदमी पार्टी को हरियाणा में बीजेपी की बी टीम कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। क्या कांग्रेस को दिल्ली में बीजेपी की बी टीम कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। गुजरात में आम आदमी पार्टी को कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। तो ये सब लोग मिले हुए हैं। अफसोस की बात यह है कि कोई हमको डरा करके वोट लेता है, कोई हमसे आम लोगों को डरा करके वोट लेता है। तो मुसलमान तो राजनीतिक रूप से अछूत बना दिया गया है इनके द्वारा। और इसी लड़ाई के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जिस समाज का
कोई सुनने वाला ना, उस समाज की बात भी तो होनी चाहिए। हम राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, हम न किसी धर्म के खिलाफ हैं, न किसी जाति के खिलाफ हैं, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि सभी धर्म जाति के लोगों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यही बात अंबेडकर जी ने कही थी। अगर कोई बात अंबेडकर जी ने कही और उसको पूरा करने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब प्रयासरत हैं, तो उसमें तो सबका समर्थन करना चाहिए। लेकिन क्या हो चुका है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए, अपने आप को सेकुलर कहने वाले दल अपनी नाकामी छिपाने के लिए वो हम पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। लेकिन जनता अब समझ गई है, जनता की समझ में ये आ चुका है कि ये दल भाजपा को हराने में नाकाम है, और इसका नतीजा आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, इसका नतीजा आप बिहार में देखेंगे। मुझे विश्वास है इस बात का। अच्छा चौहान साहब, ये बात तो खैर रवायती हो गई दोनों, हर जगह आपको इन्हीं सवालों का जवाब देना पड़ता है, और आप इस जवाब को देते देते इतने ज़्यादा सिद्धस्त हो गए होंगे कि सोते में भी हो सकता है आपकी आवाज़ मुंह से ये जवाब निकलता हो। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु से लेके उत्तर प्रदेश, बिहार से लेके उड़ीसा, जिस प्रकार का आरोप के मुताबिक माहौल बना दिया है, वर्गीकरण का, क्षेत्र का, ज़बान का, हिंदू मुस्लिम का, इससे आप क्या समझते हैं कि संविधान कमज़ोर हो रहा है, और जो विपक्ष की ताकत थी वो भी कमज़ोर हो रही है, और जो देश के ने एक ज़माने तक सदियों से एक पूंजी को कमाया था आपस में यकजहती की, वो भी आपको कमज़ोर होती हुई दिखती है? नहीं, निश्चित अगर नफरत बढ़ेगी तो उसका नुकसान हमको उठाना पड़ेगा। इस बढ़ी हुई है नफरत अभी नहीं? नहीं, ये तो बात जाहिर है कि जब दूसरे की आस्था पर हमला होने लगे, क्योंकि भारत का संविधान का अनुच्छेद 25 ये कहता है कि हर नागरिक स्वतंत्र है अपनी आस्था के अनुरूप चलने के लिए, और आप ये कहेंगे कि आपकी आस्था सर्वोपरि है, तो दूसरे की आस्था को आप कहीं ना कहीं अपमानित करने का कार्य कर रहे हैं। तो ये तो उचित नहीं है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर भेदभाव को संविधान ने समाप्त कर दिया है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के माध्यम से। जब वो समाप्त कर दिया गया है तो इस प्रकार का कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी अगर धर्म और जाति के नाम पर बांटने का कार्य कर रही है, भाषा के नाम पर बांटने का कार्य कर रही है, तो अपने आप को विपक्ष की मुखर आवाज़ कहने वाले भी भाजपा के जाल में फंसते चले जा रहे हैं, और वो भाजपा की इस अहंकारी नीति का, विभाजनकारी नीति का मुकाबला करने में असक्षम है। इसीलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भारत के अंदर इस अहंकारी विभाजनकारी नीति के खिलाफ संवैधानिक संघर्ष कर रहे हैं कि कोई भी किसी भी भारत के नागरिक को अपनी आस्था मनवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, कोई उसको कपड़े पहनवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, कोई उसको ये मजबूर नहीं कर सकता कि आपको ये खाना पड़ेगा या नहीं खाना पड़ेगा, कोई ये मजबूर नहीं कर सकता कि आपको घर से कब निकलना है, कब अंदर जाना है। क्योंकि संविधान इतना खूबसूरत है भारत का, पूरी दुनिया में इस विषय की चर्चा होती है कि अनेकता में एकता हमारी पहचान है। और भारत को कहा गया है फूलों का गुलदस्ता, और फूलों का गुलदस्ता वो होता है जिसमें तमाम तरह के फूल हों। ये कोई गुलाब का गुच्छा नहीं है या किसी दूसरे फूल का गुच्छा नहीं है, इसमें सभी शामिल हैं। और भारत की आज़ादी की लड़ाई हो या उससे पहले की विरासत को भी आप देखेंगे कि भारत के अंदर सभी धर्म के लोग एक साथ रहते आए हैं, सब ने मिलकर पहले भी सरकारें चलाई हैं। और मुझे लगता है कि आज भी भारत की अधिकतर जनता वो इसी में विश्वास करती है, लेकिन कुछ लोग अपने ताकत के बल पर अहंकार में डूबकर इस चीज़ों को बदलना चाहते हैं, और उनका टारगेट शोषित पीड़ित वर्ग है, चाहे वो मुसलमान है, दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं। चौहान साहब, ये जो सवाल मैंने किया था वो इसलिए किया था कि आप जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी के बारे में वही बात कहेंगे जो विपक्ष के लोग कहते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव ने और उसके गठबंधन ने कुछ इस प्रकार से छोड़ दी पीडीए बनाकर कि मोदी जी को 272 पकड़ने भारी हो गए। वो 400 की बात कर रहे थे, न 370 पकड़े, न 400 पकड़े, न 304 पकड़े, 240 के आसपास वो समेट दी। तो अखिलेश यादव ने जो आप कह रहे हैं कि ये विभाजनकारी नीतियाँ, ये वर्गीकरण की नीतियाँ, इसको रोकने का काम इस प्रकार से किया कि पीडीए बनाया, उसमें दलित भी जुड़ा। 24% दलित ने पीडीए को वोट दिया है। मुस्लिम तो जाहिर सी बात है 85-90% के करीब गया है, और अल्पसंख्यक जिसको हम कहते हैं पिछड़ा, उसने भी काफ़ी वोट दिया है। तो ये वोट जो उसने अति पिछड़ा दलित का जो खींचा है अखिलेश यादव ने, वो भारतीय जनता पार्टी के कोटे से छीना,
और यही वजह है कि वो मुलायम सिंह भी इतना वोट नहीं लेकर आ पाए जितना वोट ये लेकर आ गए। मैं लोकसभा की बात कर रहा हूँ। तो वो काम तो आप वाला कर दिया। अब आप 2027 में ये जो पीडीए बन गया है, जिसने बहुत तगड़ा डेंट दे दिया मोदी जी को, 272 आ जाते तो लोग ये सोच रहे थे कि मालूम नहीं कि अब क्या क्या करेंगे। तो क्या वो डेंट जो लगा है उस डेंट के साथ मिल करके डेंट लगाओगे या अखिलेश यादव के पीडीए में डेंट लगाओगे? हम किसी को डेंट लगाने नहीं, हम अपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व को हासिल करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें किसी का डेंट लगे, किसी की साइकिल पंचर हो जाए, किसी का हेलीकॉप्टर उड़ जाए, हमें क्या मतलब उससे। हमने तो इतने दिन इन लोगों पर विश्वास किया है। जब 2014 में हमने एमआईएम का काम उत्तर प्रदेश में शुरू किया तो लोगों ने कहा इससे ये हो जाएगा, आप ये सीट ना लड़िए, छोड़ दिया गया। ये 17 हार गए, 19 हार गए, 22 हार गए, 24 हार गए। उसके बावजूद हम कितना इन लोगों पर विश्वास करेंगे। भाजपा को हराने की हिम्मत नहीं है, अकेले नहीं हरा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि मेरा लक्ष्य सिर्फ भाजपा को हराना नहीं है, मेरा लक्ष्य है कि भाजपा भी हारे और मेरा राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो। क्योंकि जीतने के बाद हमको क्या मिलता है? कितनी बार सरकार रही है माननीय मुलायम सिंह यादव जी की, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं। क्या मुसलमानों के इलाकों में स्कूल खुले हैं, पुलिस चौकियां खुली? आप सर्वे कर लीजिए। आप बताइए कि हमारा जो है, जो आय है, प्रति व्यक्ति आय, वो हमारी ज़्यादा है या हमारे यादव भाइयों की ज़्यादा है? क्या सरकारी नौकरियों में 2007 से 12 से लेकर 17 तक हमारे यादव भाई ज़्यादा आए या हम ज़्यादा आए? शिक्षा के अवसर उनको ज़्यादा मिले, हमें ज़्यादा मिले? प्रमोशन उनके लोगों के ज़्यादा हुए, हमारे ज़्यादा हुए? वोट तो हमने ज़्यादा दिया था ना। देखिए चौहान साहब, ये जो आप कह रहे हो ना किसको ज़्यादा मिले, ये तो हवाई बातें हो गई। यादव से ज़्यादा कुर्मी को मुलायम सिंह ने नौकरियां दी हैं, लेकिन उसी वक्त वो मसूद साहब को शिक्षा मंत्री बनाया, बहुत सारे मुसलमानों को भी नौकरियां मिली हैं। इसका कोई कंपैरिजन नहीं है कि यादव को ज़्यादा मिली। यादव तो 7% है उत्तर प्रदेश में और मुसलमान है 20%। इसका कोई अभी डाटा, मजबूत डाटा नहीं है आपके भी पास या हमारे पास। हो तो आप बताएंगे मुझे, है आपके पास कोई डाटा? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जब जब प्रमोशन हुआ है 2012 से लेकर 14 तक, चाहे वो एसडीएम वाला मसला हो, चाहे वो पुलिस भर्ती का मसला हो, उसमें आप डेटा निकलवा लीजिए कि 7% यादव उस भर्ती में, डायरेक्ट भर्ती में 16% कैसे हो गया? कोई तो वजह होगी। जब आप कुर्मी भी तो ज़्यादा हो गया था। नहीं, कुर्मी नहीं, कुर्मी यादव से ज़्यादा उनकी अनुपात के अनुसार, अगर अनुपात की बात करेंगे, जो समाज अनुपात में 7% भी नहीं है वो ज़्यादा है, और जो समाज अनुपात में 19 से 20% है वो कहाँ चला गया? उसके क्षेत्र में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले हैं, कितने मेडिकल कॉलेज खुले? ये तो हमारी बदकिस्मती है। वो कुर्मी का इलाका हो, यादव का हो या मुस्लिम, उत्तर प्रदेश पूरा हो, वो केरल के बामुकाबले, तमिलनाडु के बामुकाबले हर जगह पिछड़ा है। अब इसमें भी आपने डिफरेंशिएट कर दिया है, बड़ी लंबी बात होती जा रही है। लेकिन मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि कोई अगर लिखित डाटा आपके सामने हो कि मुसलमानों को कम प्रमोशन मिले हैं, कम नौकरियाँ मिली हैं। ये सिर्फ हमें दिखता था, हर जगह दिखता था यादव बैठे हैं, डीएम साहब, एसएसपी, ऐसा लगता था। अब जब मुसलमानों में है ही सारे के सारे कम, तो वो जो है कहाँ से लेकर आएगा? और वो किसी आदमी को, पहलवान को जैसे सीओ बना दिया था अभी संभल में, ऐसा तो है नहीं कि वो डीएम भी बना देंगे। खैर, ये बात को हम ये रोक लेते हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल ये करना चाह रहा था। एक शायर का शेर है, उस शायर ने ये कहा है कि सुखनवरों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना। एक डॉक्टर अदना थे, अभी फौत हो गए, हमारे उस्ताद थे। सुखनवर यानी कि पढ़े लिखे लोगों की महफिल में इतना शऊर तो हो अदना, कहाँ खामोशी अच्छी, कहाँ बोलना अच्छा। ये तमिलनाडु में नहीं बोलते आपके वकील साहब, ये जाके बिहार के उस वाले एरिया में बोलते हैं। ये सवाल आता है, मुस्तफ़ाबाद में बोलते हैं, ये ना तो कर्नाटक में बोल रहे हैं। मतलब ऐसे डोमिनेट एरिया में जहाँ पर पंडित, बनिया, ब्राह्मण, द्रविड़, लिंगायत मौजूद हों, ये वहीं आ जाते हैं। चलिए आ जाते हैं, इनका अधिकार है, अपनी अपनी पॉलिटिकल एक वो होती है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इलेक्शन से पहले क्यों आते हैं? काशीराम छोड़कर आए थे उत्तर प्रदेश जीते, पंजाब चले गए उसी रात में मायावती के हाथ में। आप महीने 4 महीने पहले आते हो, शेरवानी माशाल्लाह अच्छे भी लगते हैं और नारे भी लगते हैं, हमने काफ़ी अटेंड किए उनको, आप भी मौजूद थे एक बार मैच में नौचंदी के वहाँ। तो ये पूछना, यहाँ पर घर क्यों नहीं बनाते, रुकते क्यों नहीं, कुर्बानी क्यों नहीं देते जैसे काशीराम दे रहा था? जब काशीराम हो बिरादरी के, मुसलमानों के, तो रुक जाओ यहाँ पर, वापस वहीं क्यों जाते हो तुम, जो हैदराबाद में बना हुआ महल? देखिए, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होगा और अगर उसको पूरे देश भर में राजनीति करनी है, एक दिन में तो पूरे देश में आप राजनीति नहीं कर पाएंगे। आप काशीराम जी का अगर जिक्र कर रहे हैं,
या मायावती जी का जिक्र है, उनको 400 450 वोट आया करते थे, उन पर बहुत से आरोप प्रत्यारोप ये सब लगता रहता था। तो संघर्ष के दिनों में बहुत सी कठिनाइयाँ और सवाल होते हैं, और MIM न्याय के लिए, जनता के लिए संघर्ष कर रही है। और ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश भी आते हैं, महाराष्ट्र भी जाते हैं, और जब बिहार में बाढ़ आती है तो वहाँ बिहार में जो भी संभव है उस मदद के लिए भी जाते हैं। जब यहाँ पर मुख्तार साहब का इंतकाल होता है वहाँ भी ओवैसी साहब आते हैं। जब कोई भी इश्यूज़ हैं जो नेशनल इश्यूज़ हैं, चाहे वो दलितों के हों, मुसलमानों के, ओवैसी साहब वहाँ पर अपनी नुमाइंदगी कराते हैं। कौन सा ऐसा प्रदेश है कि जहाँ पार्टी का संगठन कार्य कर रहा है वहाँ ओवैसी साहब संगठन के कार्य को नहीं देखते? कोई भी ऐसा प्रदेश नहीं है। लेकिन मसला ये है कि ओवैसी साहब के सिर्फ जनसभाओं को दिखाने का काम होता है, और वो सिर्फ चीज़ों को डाइवर्ट करके, अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोले कि मैं न्याय के लिए लड़ने आया हूँ, तो वो चलाएंगे कि ओवैसी साहब कह रहे हैं मैं लड़ने के लिए आया हूँ। तो ये तो उनके खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है, और इस षड्यंत्र में ये तमाम न्यूज़ चैनल हैं, तमाम बहुत से लोग हैं, पक्ष और विपक्ष, जो आजकल अपने आप को विपक्ष कहता है, ये सब लोग मिलकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की इमेज को ख़राब करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जनता जो है बहुत समझदार है, जनता देख रही है कि इन लोगों ने कुछ नहीं किया, विपक्ष के लोगों ने भाजपा को हराने के लिए, ये सदन में खामोश बैठ जाते हैं। जब UAPA पर वोटिंग हो रहा था तो क्या समर्थन नहीं किया था समाजवादी पार्टी ने? UAPA का इस्तेमाल किसके खिलाफ हुआ? क्या मुसलमानों के खिलाफ नहीं हुआ उसका इस्तेमाल? नहीं, मुसलमानों ने तो केजरीवाल को भी वोट दे दी थी। हालांकि वो तबलीगी मरकज़ के बारे में क्या क्या कह रहा है। जब सामने बड़ा दुश्मन होता है तो छोटे दुश्मन को पकड़ लेते हैं लोग, ये तो आम सी बात है। ये कहावत मुझे किसी ने कहा था कि अगर भाजपा, मेरे अल्फाज नहीं है ये, मैं उस पर विश्वास नहीं करता कि वो सांप है और ये सपोला है तो कम जहर वाले को दे दो। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर आप ये विचारधारा रखेंगे तो आप ये कह रहे हैं कि जो छोटा सांप है उसको पालकर बड़ा कर दो। नहीं, आपको एक मजबूत विचारधारा खड़ी करनी होगी। काशी राम जी ने समर्पण नहीं किया है, संघर्ष किया। अगर बार बार काशी राम जी का जिक्र किया जाता है तो मैं ये बात कह रहा हूं कि आज वो व्यक्तित्व जो इस विभाजनकारी, दमनकारी, अहंकारी, न्याय विरोधी सत्ता के विरुद्ध हिमालय पर्वत की तरह दृढ़ता के साथ संघर्ष कर रहा है, बिना किसी परवाह के कि तूफान आए, आंधी आए, जेल में डाला जाए या उनकी हत्या का प्रयास किया गया, वो इस बात से बिना डरे अगर संघर्ष कर रहा, उस व्यक्तित्व का नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और MIM न्याय के लिए लड़ती रहेगी। आरोप प्रत्यारोप जिनको लगाना लगाएं, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि हमारा भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, हम लोगों के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाएं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आगे जाएं, और जो लोग ये समझते हैं कि हम लोग देश की प्रगति में भागीदार नहीं बन सकते, उनको बताया जाए कि जब हमको समान अवसर मिलेगा इस भारत की प्रगति में हम अपना रोल प्ले करेंगे। ये हमारे साथ थे शादाब चौहान, MIM को मजबूत करने एक बार दोबारा से आ चुके हैं। दोस्तों, एक बात मैं और बताता हूँ, गुजरात में इस बार से पिछली बार के जो इलेक्शन हुए थे, मोदी जी का राज्य, गृह राज्य, वहाँ पर राहुल गांधी ने अशोक गहलोत के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा तो वहाँ लोकल छत्रप पैदा कर दिए थे। जिग्नेश मेवानी था, एक वो हार्दिक पटेल है और एक अल्पेश ठाकुर हैं। उससे हुआ यूँ कि गुजरात जैसी जगह पर राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को 99 सीट पर लाकर समेट दिया था, और ख़ुद भी वो 77 पर आ गए थे। वजह उसकी ये थी कि वो लोकल छत्रप पैदा कर दिए थे। असदुद्दीन ओवैसी की ये पार्टी की ये वाली मेहनत कि लोकल छत्रप, जिस तरह से शादाब चौहान है, चूँकि ये हमारे एरिया से आते हैं तो अब मैं इनके बारे में थोड़ा जानता हूँ। ये तमाम सवाल तो मेरे असदुद्दीन ओवैसी साहब से थे, लेकिन चूँकि वो बड़े बड़े मीडिया हाउस के संस्थान पर ज़्यादा जाते हैं, छोटे रिपोर्टर से बात नहीं कर पाते। हालांकि मेरी एक बार मिलेगा। देखिए, ओवैसी साहब ने यूट्यूब के हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनको बहुत को इंटरव्यूज़ दिए हैं, और जब मेरठ आएंगे तो आप अपने सवाल ओवैसी साहब से रखिएगा, निश्चित रखिएगा, क्योंकि बैरिस्टर ओवैसी साहब, आपने भी वकील साहब से कम जवाब नहीं दिए वैसे। नहीं, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जो विचारधारा है उस विचारधारा को प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। वरना माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, सदन की कोई भी कार्रवाई आप उठा करके देख लीजिए, तथ्यों के आधार पर अगर कोई सदन में सबसे ज़्यादा पक्ष रखता है या सरकार की उस नीति पर सवाल खड़ा करता है जो जन विरोधी है, उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब।
यही बात है वो कि ये नौजवान जब लेकर वो आएंगे अपनी टीम में, हर जगह बिखेरेंगे, तो उनका संगठन जो वो संसद में बताते हैं कि कितने मजबूती से काम कर रहा है, वो वाकई ज़मीन पे उतरता हुआ नज़र आएगा। शादाब चौहान को हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं कि वो MIM के अंदर जाएं, आ गए हैं, और उसको मजबूत करें, चूँकि वाकई देश के अंदर जब कमज़ोर व्यक्ति, एक कमज़ोर तबका, ख़ास करके विशेष समुदाय का तबका अपने आप को उत्पीड़ित महसूस करता है, तो उसे एक ही आदमी नज़र आता है, हैदराबाद वाले वकील साहब। इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसे लोग अगर जुड़ते जा रहे हैं तो नो डाउट PDA के लिए कितना बड़ा ख़तरा है वो बात अलग है, लेकिन 2027 में शायद MIM बहुत मजबूती से अपनी दावेदारी रख सकेगी। कैमरामैन सरफराज अली के साथ मैं राशिद ज़हीर,